हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। दोस्तों, मैंने जो सिलेबस है बीपीएससी 3.0 का, तो बीपीएससी 3.0 का सिलेबस मैंने बता दिया था आपको। टॉपिक रह गया था, टॉपिक भी आपको मैं क्लियर कर दूंगी। क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं उसमें हमें सभी चीज़ पढ़नी है, किस पे फोकस करना है। मैंने ये चीज़ बता दी थी आपको कि किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। इस पर हमने बात कर ली थी। हिंदी की हो गई आपकी, चाहे फिर आपकी इंग्लिश की हो गई, चाहे फिर आपकी जीएस की हो गई, ठीक है ना। तो आज से हम अपनी क्लास शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं अगस्त में आपके एग्ज़ाम की जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है, नोटिफिकेशन आपकी जारी कर दी गई है कि आपका जो बीपीएससी 3.0 है, इसका जो एग्ज़ाम है ये अगस्त से आपके करवाए जाएंगे, जिसमें आपका 24 तारीख मान कर चलिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। आज की जो क्लास है ये ज्योग्राफी है, और आप जानते हैं मैंने बता दिया था कि एनसीईआरटी की सारी चीज़ें होंगी आपकी, क्योंकि आपके सिलेबस में एनसीईआरटी और एससीईआरटी दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही आपको कवर करने हैं। एनसीईआरटी मैं लेकर आई हूँ, और एनसीईआरटी से आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ये सारी चीज़ें आपकी इसी से कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी से ही सब कुछ करवाऊंगी, और ये सारे एनसीईआरटी आपके एकेडमिक बुक से होंगे, ठीक है ना। तो हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। और जल्द से जल्द ये ज्योग्राफी आपकी ख़त्म करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक आप देख सकते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? भारत और जो है भारत की आकार और स्थिति के बारे में, ठीक है ना। पहला टॉपिक है भारत के आकार और स्थिति के बारे में। अब आकार और स्थिति के बारे में आप समझ चुके होंगे, आपके जो है ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा कि हम भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, शुरुआत करते हैं हम अपना। देखिए, लिखा है भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग और तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। चीज़, ठीक है ना। ये जहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट होगा वहाँ पे मैं समझाऊंगी, और वहीं पे आपको अंडरलाइन करने के लिए मैं करके बता दूंगी। वो चीज़ आपको लिख लेनी है, ठीक है। जहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा वहाँ पे आपको ध्यान देना है। फिलहाल ऐसे ही पढ़ते रहना है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आता है कि भारत की स्थिति कैसी है, और यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान देना है। यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आपका ध्यान देने वाली बात है। ये आपका ध्यान देने वाला बात है कि भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और ये चित्र नंबर 1 पे दिया है, तो इसमें मैं अभी समझाऊंगी कि कहाँ से कैसे है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है ना। क्या करती है? 2 भागों में विभाजित करती है। देख सकते हैं आप, लगभग 2 बराबर भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों समूहों का विस्तार ज्ञात कीजिए। अभी हम देखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे आपका ये सारी चीज़ें जो भी आपने पढ़ी है ये पूरा का पूरा आपका इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आपका ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से लेके इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। यहीं से आपके क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अब यहाँ पे पूछता है, क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि भारत के
सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो आपका आंसर होता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया, यानी ये डूब गया। ठीक है। कब? 2004 में सुनामी आने की वजह से। इसका आकार क्या है? इसका आकार है, अब भारत के आकार के बारे में बता रहा है। अब देखिए, हम सबसे पहले स्थिति के बारे में हमने पढ़ लिया, अब इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मानचित्र पे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात करते हैं, अगर भारत आपका कहाँ पर बताया है? उत्तरी अक्षांश में। क्या बोला है? उत्तरी पूर्व में आपके भारत कहाँ है? गोलार्ध में, उत्तरी पूर्व में ना। तो ये आपका क्या है? पृथ्वी है। ये आपका क्या है? गोलार्ध है। ठीक है ना। ये पूरा आपका गोलार्ध है। अगर हम बीचों बीच से इसको डिवाइड करते हैं, ये आपका जब मान ली ये 0 डिग्री आपका देशांतर है, और यहाँ से आपका देख सकते हैं ये 0 डिग्री आपका, 1 मिनट, ये 0 डिग्री आपका क्या है? देशांतर है। ठीक है ना। और ये जो 0 डिग्री आपका है, ये विषुवत रेखा है। अब देख सकते हैं भारत हमारा कहाँ पर है? ये हमारा क्या है? भारत है। तो इधर आपका क्या होता है? पूर्व होता है, और ये आपका क्या होता है? पश्चिम होता है। तो अब बताइए आप, और ये आपका होता है उत्तर, है ना। ये क्या है? आपका उत्तर है, और ये आपका क्या है? दक्षिण है। ठीक है ना। दक्षिण, उत्तर दक्षिण में आप देखिए तो आपका भारत कहाँ है? देखिए, विषुवत रेखा से नीचे दक्षिण होता है, विषुवत रेखा से ऊपर क्या है? यानी भारत आपका किस में है? उत्तर पूर्व में, आपका गोलार्ध के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत कहाँ पर है? गोलार्ध के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये बात आपको समझ में आ गई कि गोलार्ध में कहाँ पर है। अब हम भारत के बारे में, यानी आपके भारत के जो क्षेत्रफल है, यानी भाग है, ये 8 डिग्री और ये 37 डिग्री, ये 68 डिग्री कैसे है, इसे हम देखते हैं। देखिए, अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर मैं एक मैप के साथ यहाँ बताने की कोशिश करूँगी भारत के बारे में। ठीक है ना। अच्छा, ये छोटा नहीं हो रहा है। ठीक है ना। मैं काम करती हूँ, यहाँ बताती हूँ। देखिए, सिर्फ समझना है, समझने के लिए आप बात करेंगे। ये आपका क्या है? भारत है। ठीक है ना। ये आपका भारत है, ये हमारा भारत है। बोला है कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है ना, 8 डिग्री 4 मिनट, ये क्या है? उत्तर में। ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट, यानी ये जो इसका ये चीज़ एरिया है ना, यहाँ से ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके यहाँ पर आप देखेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक इसकी क्या है? ये इसकी लंबाई है। बात करें ये चीज़ आपका पश्चिम से पूर्व की ओर, तो 68 डिग्री 7 मिनट, ये बोला है, क्या बोला है? 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से लेकर ये पूर्व तक। लेकिन यहाँ पे आप भारत के अगर देखेंगे तो ये पश्चिम में है, गोलार्ध पर ये पश्चिम में नहीं है, ये पश्चिम में नहीं है। ठीक है ना। तो इसे आप क्या करेंगे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 68 डिग्री यहाँ पे 97 डिग्री आपका क्या है? ये आपका पूरब में स्थित है। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका भारत की स्थिति क्या है, आप समझ चुके होंगे कि कैसे कैसे इसको दर्शाया गया है। यहाँ पर अगर बात करें, इन्होंने जो बोला है ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री उत्तर अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक। अब ये पूरब क्यों है, आप समझ गए हैं कि ये आपको मैंने बता दिया था कि भारत आपका कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है ना। उत्तर पूर्व में पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं भारत का मैप बनाकर बताऊं, ये हमारा मान लीजिए भारत का मैप है, मैं बता रही हूँ। यहाँ पर ये भारत का, 1 मिनट,
सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। ये आपका भारत है, ठीक है ना। ये आपका मान लीजिए भारत है, और आप ड्राइंग पे नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप समझेंगे। बोला इन्होंने 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, तो यहाँ से आपका जो दक्षिणतम बिंदु है इसको मैं हटा देती हूँ। ये जो दक्षिणतम बिंदु है ना, ये इसका 8 डिग्री 4 मिनट कहा यहाँ से लिया जाएगा, और उत्तर में इन्होंने बोला है ये चीज़ आपका यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। ये आपका कितना आएगा 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना। फिर बोला है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक। तो ये क्या है, देशांतर है। तो ये बोला इन्होंने, क्योंकि यहाँ से ये देशांतर आपका है ना, आप ऐसे ही तो लेंगे, तो यहाँ से ही तो काउंट होगा, ये आपके देशांतर है 8 डिग्री 6 मिनट। आप आई होप समझ पा रहे होंगे। अगर इस तरह ले अगर आप, तो 8 डिग्री 6 मिनट आपका क्या बोला है यहाँ पे 68 डिग्री 6 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है ना। ये आपका देशांतर इसका है, और ये अक्षांश है। उत्तर ये 8 डिग्री लेके उत्तर से 37 तक आपका ये अक्षांशीय विस्तार है, ये विस्तार है, ठीक है ना। ये वाली ये जो पड़ी रेखा है, और ये देशांतर रेखा जो है इसका विस्तार आपका ये चीज़ है, ठीक है ना। ये आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करता है यहाँ पे कर्क रेखा की। तो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत को कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में बांटता है। ये आपका भारत है, और भारत को कर्क रेखा क्या करता है, बीचों बीच से 2 भागों में बांटता है, जिसमें आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका त्रिपुरा और मिजोरम आता है। यानी 8 देशों से होकर आपका ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा होकर गुजरती है। इस बात को आप समझ गए होंगे आई होप। अब हम बात करेंगे इंदिरा पॉइंट की। तो आप जानते हैं इंदिरा पॉइंट ये अगर आपका भारत है, ये आपका क्या है, छोटा सा ये भारत है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा। तो सबसे दक्षिणतम बोला है, तो इंदिरा पॉइंट आपका यहाँ पे है। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, तो यहाँ पे आपका आता है एक कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आपका आंसर हो जाएगा। इसकी यही चीज़ है, यहीं पे आपको ध्यान देना होगा। अगर मुख्य भूमि की दूरी पूछेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन अगर मुख्य भूमि ना कह के भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहता है, तो आपका क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे तो आकार का, कि भारत का आकार क्या है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है। कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.4%। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व का पूछेगा कि विश्व का कुल कितना क्षेत्रफल है, तो 2.4% है। अगर कुल पूछेगा तो कुल आपका हो जाएगा 32.8 लाख, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर। जैसा कि चित्र 1.2 से आप स्पष्ट कर सकते हैं। तो चित्र 1.2 पे हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, रूस है। कितना इन्होंने, इसका क्षेत्रफल है 17.09। फिर सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा देश आता है कनाडा, और कनाडा में आपका आता है 9.83। थर्ड नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है 9.83। नेक्स्ट आपका आता है चौथे नंबर पर आपका आता है चीन, और चीन का क्षेत्रफल कितना है 9.60 आपका, ठीक है ना। फिर पाँचवें नंबर पे आपका आता है ब्राज़ील, जिसका क्षेत्रफल है 8.51।
ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है ये है 7.69। उसके बाद आपका 7वें नंबर पे आता है भारत, और भारत का जो स्थान ये क्षेत्रफल है 3.28 है। यानी आपका भारत 7वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है, और इसमें भी सबसे बड़ा आपका रूस है। रूस के बाद आपका कनाडा है, कनाडा के बाद आपका ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, फिर चीन आता है, ब्राज़ील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और भारत आता है। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपका प्रश्न यहाँ से बनता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके पेपर में या तो इसका सीक्वेंस दे देता है कि बढ़ते घटते क्रम में लिख बताइए, या फिर आपका घटते क्रम में यानी भारत से आपका बढ़ते क्रम में दिखा बोल देगा। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपका आता है पेपर में, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए वहाँ पे हमने बात कर लिया कि 7वें नंबर पे, अब यहाँ से आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे। तो देखिए कहा है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये मैंने बता दिया है। भारत की जो स्थल सीमा रेखा है लगभग 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर इसकी क्या है, सीमा है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ स्थल सीमा पूछता है भारत की, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर इसके साथ में इन्होंने जोड़ दिया, अगर इन्होंने समुद्री तट रेखा यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह का पूछा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7,516.6 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसके 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत की स्थिति आपकी, ये हमारा भारत है। इन्होंने बोला है कि वलित पर्वत है उत्तर पश्चिम में, ये आपका भारत का उत्तर पश्चिम होता है और ये उत्तर पूरब होता है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये हिमालय निकला हुआ है। ठीक है ना। तो वलित पर्वत, हिमालय को क्या कहते हैं, एक नवीन पर्वत है जिसे वलित पर्वत कहते हैं। और दक्षिण में ये हिंद महासागर की तरफ देखेंगे तो ये संकरा है और इधर आपका उत्तर में चौड़ा है। इधर साइड में अरब सागर है और पूरब में आपका बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट है इसके पश्चिम में अरब सागर, यानी आप इधर साइड आपका पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और भारत के पूरब में आपका क्या है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। यानी जो भारत की समय है वो कहाँ से लिया गया है, 82.5 डिग्री से लिया गया है, और 82.5 डिग्री भारत के पूरब से गुजरता है। यानी अगर कहा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरता है। अगर मिर्ज़ापुर नहीं है ऑप्शन में तो आप प्रयागराज के नैनी से कह सकते हैं। ठीक ना, तो वहाँ पे प्रयागराज
का भी आपका ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर मिर्ज़ापुर देखने को नहीं मिलता है तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्यों सूरज निकलता है, इसका यही रीज़न है, ठीक है। और यह 2 घंटे का अंतर होता है गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच में। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यहाँ पर अगर बात करें, ज्ञात कीजिए यहाँ पर अगर बात करें 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है, क्योंकि यहीं से इसकी समय सीमा डिसाइड की जाती है। गोलार्ध पे आपका 0 डिग्री जो है, यानी 0 डिग्री जो देशांतर है, यहीं से आपकी जो समय है लिया गया है। अगर आप 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाते हैं तो समय आपका क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन आप 0 डिग्री पश्चिम जाते हैं तो आपका जो समय है ये माइनस होता है। यही कारण है कि ग्रीनविच रेखा से भारत की जो समय सीमा है, समय रेखा है, वो 5.5 घंटा आगे है। तो 5.5 घंटा अगर ग्रीनविच पे आपका 12 बज रहा होगा तो भारत में 5.5 बज रहा होगा, ठीक है। यानी 5.5 घंटा भारत की जो समय है ग्रीनविच रेखा से आगे है। बात करें यहाँ पे कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन की रात की अवधि में अंतर क्यों है, ये चीज़ हमें अभी सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बात करें भारत तथा विश्व के बारे में। भारत की स्थिति के बारे में हमने देख लिया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भारत तथा विश्व के बारे में। भारत तथा विश्व के बारे में देखें अगर, तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो आपका भारत कहाँ पर है, एशिया में है, और एशिया में कहाँ पर, पूर्व और पश्चिम के बीच में है, ठीक है ना। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, यानी ये एशिया के दक्षिण में है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी में एशियाई देशों को मिलाता है। भारत के दक्षिण में आप देखेंगे तो हिंद महासागर है, और हिंद महासागर भी आपका किसके नाम से पड़ा है, भारत के नाम से पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान किया करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षोत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। तो जो हिंद महासागर है ये पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ फैला हुआ है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, यानी हिंद महासागर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कितनी कम हो गई, 7000। तो ये चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे जब एनसीईआरटी क्यों पढ़ने के लिए कहा जाता है, ताकि आप ऐसे पॉइंट्स पे आप ध्यान दे सकें, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। तो एक चीज़ आपको ये पता चल गई, सन 1869 में स्वेज नहर को खोला गया था। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया था, और ये भारत और यूरोप के बीच में दूरी कितना कम किया, 7000 किलोमीटर दूरी को कम किया। यानी पहले क्या था, समुद्री जो यूरोप और भारत के बीच जो व्यापार होता था उसकी दूरी बहुत ज़्यादा पड़ जाती थी। फिर बाद में स्वेज नहर को खोला गया और स्वेज नहर से व्यापार होने लगा। उसके बाद इसकी जो दूरी है 7000 किलोमीटर कम हो गई, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे, तो ये चीज़ आप देखेंगे, ये चीज़ हमने बता दिया था ऊपर ही, ठीक है ना। ये 8 डिग्री 4 मिनट से जो अक्षांश का है 8 डिग्री 4 मिनट, ये आप देख सकते हैं।
उत्तरी अक्षांश से लेके जो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आपका भारत का विस्तार है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला है। ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो लंबाई है इसकी, यानी भारत के पश्चिम से पूरब की लंबाई जो है, ये लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर। लेकिन इसकी जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है, ये आपकी देखने को मिलेगी। तो ये की है 3214 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ये आपका 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर। इधर आप देखेंगे तो भारत के पश्चिम में आप देखेंगे लक्षद्वीप है और ये अरब सागर है। भारत के पूरब में देखेंगे तो इधर आपका बंगाल की खाड़ी है और ये आपका अंडमान निकोबार है। यहीं पे आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। भारत का ये पाक की जलसंधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है ना। यहाँ पे आपका पाक जलसंधि और ये सारी ये क्या है आपका हिंद महासागर है। तो आपने वहाँ पे पढ़ा था कि पश्चिम और आपका पूरब ये सभी को हिंद महासागर जोड़ता है, यानी ये पश्चिम और पूरब में फैला हुआ है आपका हिंद महासागर। ये व्यापार के बारे में था कि आपका व्यापार कैसे यहाँ पे हुआ भारत में। अब देखेंगे यहाँ पे ये यूरोप की और उसके बीच में भारत के बीच में जो व्यापार शुरू हुआ, तो यहाँ से आपके व्यापार शुरू होते थे, ये भारत में आते थे। ठीक है ना। और इसीलिए यहाँ पर अगर जब स्वेज नहर बनता है तो स्वेज नहर जब बनेगा वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए अब स्वेज नहर की। और जब ये स्वेज नहर बना तो व्यापार आपका आसान हो गया और यहीं से आपका व्यापार होने लगा। और भारत में मुंबई पर आप देख सकते हैं ये चीज़ दिखाया गया है। यहाँ से अगर व्यापार होता है तो आपका 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई, वरना इसके पहले बहुत घूम कर ऐसे जल होकर यानी समुद्र होकर आप यहाँ पर आके ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो इस तरह टाइम बहुत लगता था। अब क्या है, ये डायरेक्ट यहाँ से ऐसे हो सकता है। इसे क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला है आपका भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री यानी उत्तरी से ज़्यादा आते थे। तो उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था, यानी समुद्री मार्ग लोगों को नहीं पता था। लोग व्यापार करते थे तो ये करते थे आपका किससे, भूभागों से करते थे। ठीक है। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। यानी सबसे ज़्यादा भारत से जो गया है वो वस्तुएं था, उस वस्तुओं में मसाला, कपड़े और ये सब चीज़ें थी। ठीक है ना। तो मसाला आपके भारत के दक्षिणी से ज़्यादा गए हैं और कपड़े आपका जानते हैं, आपका अहमदाबाद हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई होगी, ये इन जगह से कपड़ों की जो व्यापार है ज़्यादा हुई हैं। मसालों का जो व्यापार हुआ है ये दक्षिणी भारत से ज़्यादा हुआ है। ठीक है ना। पुर्तगाली आप जानते हैं दक्षिणी भारत में सबसे पहले केरल तट में कालीकट के तट पर आए हुए थे। ठीक है ना। सब कुछ आपको आगे देखने को मिलेगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे कि
अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों तक ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रति मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे भारत में देखने को मिला। अगर हमारे भारत से मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा उनका व्यापार हुआ तो यूनानियों की तरफ से हमने क्या सीखा? स्थापत्य कला हमें देखने को मिला हमारे भारत में, मीनार, गुंबद के प्रभाव देखने को मिले, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को जो है आप देख सकते हैं हमारे भारत में इनका जो छाप छूटा। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में और यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ये चीज़ें आपका अब क्या है, नया हो चुका है। आप चेक, आपको ये चीज़ें डाटा इसका पुराना हो चुका है और इस डाटा को मैं एक बार क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बात करें यहाँ पे तो अगर अभी हम पढ़ रहे हैं इस किताब को, यहाँ पर देखिए लिखा है, ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है और ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान देने होंगे। क्वेश्चन में लिखा है पश्चिमी और पूर्वी तट पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, यानी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर, ठीक है। फिर दिए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का। देखिए सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए अगर भारत का तो वो है आपका राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य है तो ये है आपका क्या है, गोवा है, ठीक है ना, ये आपका गोवा हो जाएगा। फिर पूछा है कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते। ये आपका अगर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में देख के आपको करना होगा। इस चीज़ के बारे में भी अभी हम पढ़ लेंगे, मैप के साथ आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 भागों में विभाजित कीजिए, यानी बांटना है। उदाहरण उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं, ठीक है ना। अब देखिए भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत यानी नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं सन 1947 से पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। वो राज्य कौन कौन से थे? प्रांत और रियासत। प्रांत में वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांत पर शासन करते थे, जिसे वायसराय नियुक्त करता था वो अधिकारी क्या करता था, प्रांत में शासन करता था। और रियासत में कौन थे? शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था, यानी राजा जो होते थे वो करते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक बार पहले मैं ना अच्छे से भारत को बना लूँ, मेरे से ना भारत बन नहीं रहा। एक मिनट, देख रहे हैं बन नहीं रहा। अब ठीक है, देखिए बस समझ जाइएगा, ये आपका मान लीजिए भारत है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इन्होंने क्या कहा है, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, तो ये एरिया जो है उत्तर पश्चिम है, ठीक है ना, और ये एरिया आपका उत्तर है। तो इन्होंने कहा है उत्तर पश्चिम में आपका क्या है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ठीक है ना। अफ़गानिस्तान के लिए मैं ए लिख देती हूँ, पाकिस्तान के लिए मैं पी लिख देती हूँ, ठीक है ना। उत्तर में बोला है चीन और तिब्बत, तो चीन और तिब्बत ये आपका क्या है, चीन और तिब्बत हो गया, ठीक है ना, ये आपका चीन हो गया और तिब्बत। फिर आपका आता है
पूरब में क्या बोला है इन्होंने, और यहाँ पे ये चीज़ आपका पोर्शन आ जाता है नेपाल का, ठीक है, ये आपका पोर्शन आता है नेपाल का। उसके बाद इन्होंने कहा है भूटान के साथ, तथा पूरब में क्या है आपका म्यांमार और बांग्लादेश। यहाँ पे आप देखेंगे तो भूटान भी यहीं पर है, नेपाल के पास ही आपका क्या आता है, भूटान आता है, ठीक है ना, भूटान आता है आपका यहीं पर। सिक्किम के बाद नेपाल से सीमा नहीं लगता है, बल्कि भूटान की सीमा किससे लगती है, सिक्किम से। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा भूटान, जो कि आपका उत्तर में पड़ता है, यानी उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान पड़ता है, और पूरब में आपका क्या पड़ जाता है, तो पूरब में ये देखेंगे आप तो बांग्लादेश है, ये आपका क्या है, बांग्लादेश। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा जो पोर्शन है ये चीज़ें, ठीक है, ये पोर्शन मैं बता दूं, ये जो पोर्शन है ये आपका क्या पड़ता है, म्यांमार पड़ता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आगे मैं मैप में समझा दूंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ अच्छे से, ये देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पूरब पश्चिम में आपका क्या है, पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है। अब देखिए आपको समझ में आ रहा, आप देख सकते हैं, आपको अगर ध्यान से आप नहीं देखेंगे तो आप यही सोचेंगे कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से हमारी सीमा नहीं लगती, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, अफ़गानिस्तान से सीमा लगती है, पाकिस्तान से सीमा लगती है, उसके बाद आपका आता है ये चीन तिब्बत से सीमा लगता है, फिर ये आपका नेपाल से सीमा लगता है, और ये हमारा भूटान से सीमा लगता है, फिर आपका भारत का बांग्लादेश से सीमा लगता है, और ये आपका आ जाएगा म्यांमार, ठीक है ना, ये आपका क्या है, म्यांमार। तो म्यांमार से आपका सीमा लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्थलीय सीमा लग रहा है, ठीक है ना। ये देखिए आपका म्यांमार हो गया, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे अगर तो यहाँ पर आप देखेंगे, आगे हम बढ़ते हैं दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश। देखिए दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। अब देखिए यहीं पे मैं समझा देती हूँ, ये आपका श्रीलंका है, और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है एक दूसरे से, ठीक है ना। भारत से श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो ये पाक जल संधि है जो यहाँ पर है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि लक्षद्वीप आपका, और लक्षद्वीप से दक्षिण में आपका क्या है, मालदीव है, ये चीज़ बताई गई है। आप यहाँ पे देखेंगे पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, तो आप देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दो द्वीप समूह पूछा है, तो एक अंडमान निकोबार हो गया, और इधर आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। यानी पश्चिम में, भारत के पश्चिम में आपका क्या है, लक्षद्वीप है, और पूरब में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव आपका है, जहाँ पे आप जानते हैं इस समय पीएम मोदी जब लक्षद्वीप का दौरा किए थे तो उस टाइम पे वह मालदीव के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मजाक उड़ाया था, तो उस पर अभी जो चीज़ें हैं मैटर चल रहा है, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे अगर, तो ये चीज़ हमने समझ ली। मन्नार की खाड़ी आपकी कहाँ है, तो मन्नार की खाड़ी मैं बता देती हूँ, ये आपका कहाँ है, मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे आपका मन्नार की खाड़ी है। अब बात करते हैं अगला, क्या आप जानते हैं स्कूल भुवन एक पोर्टल है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, अगर आप एक टीचर हैं, टीचिंग का पेपर देने जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। एक टीचर के लिए यही क्वेश्चन आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। स्कूल भुवन एक पोर्टल है, स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRSC
पॉलिसी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों में देख सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि स्कूल भुवन एक क्या है, पोर्टल है जिस पर प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, सतत विकास के बारे में जानकारी दी जाती है स्टूडेंट को। अब हम बात करें यहाँ पे, देखिए ये सब चीज़ें आपकी डिटेल में कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है ना। अब हम इस पर 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। हमें इस पे उसमें क्या नाम है, अति लघु या फिर हमें वैसे भी स्कूल के हिसाब से नहीं क्वेश्चन करना है, आपको तो कंपटीशन करना है। तो कंपटीशन के हिसाब से आपका मैंने ये कंप्लीट करवा दिया है, आपका भारत के आकार और स्थिति। यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब आप उठाइए इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उनसे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मैं 2-3 क्वेश्चन है उसे मैं करवा देती हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। मैंने बताया था कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना, जिसमें आपका था राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। उड़ीसा से आपका कर्क रेखा नहीं गुजरता है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। फिर है दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। हमने बताया था कि भारत का सबसे पूर्वी ये आपका भारत है, और इधर आपका 68 डिग्री 7 मिनट था, और इधर आपका 97 डिग्री क्या था, 25 मिनट था। तो इसमें 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन क हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से लगती हैं। तो ये आपका किससे लगता है, नेपाल से लगता है, ठीक है ना। किससे लगता है, नेपाल से लगता है। बाकी म्यांमार से आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, इन सब से क्या लगता है, म्यांमार लगता है। भूटान से आपका लगता है पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, अरुणाचल प्रदेश। चीन से लगता है आपका लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, और सिक्किम हो गया। इसीलिए आपका नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। कवरत्ती आपका किसकी राजधानी है, तो ये लक्षद्वीप की है। तो ग्रीष्म टाइम पे आप छुट्टी अगर मनाने जाते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, लक्षद्वीप जाएंगे। और पीएम मोदी जो हैं, मोदी जी लक्षद्वीप में ही गए थे, जो कि एक मालदीव की तरह ही वहाँ पे इन्वायरमेंट देखने को मिला। यानी अब वहाँ पे टूरिस्ट जो प्लेस है वहाँ पे होने वाला है। तो लक्षद्वीप में भी अब टूरिस्ट में आपका विकसित होने वाला है, ठीक है ना। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। अगला है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है। तो आपको ध्यान देना है कि भारत की सीमा किस किस देश से लगती है। तो भारत की सीमा भूटान से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, नेपाल से लगती है, लेकिन तजाकिस्तान से नहीं लगती। ये मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो यहाँ पे आपका आंसर यही हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब ये अति लघु हो जाएंगे, ये बच्चों के लिए है, ठीक है ना। हाई स्कूल 12th तक के बच्चों के लिए है, और आपको कंपटीशन करना है तो हमें ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। आई होप आज की क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी, और ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी की मिली हैं, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज का पहला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है भूगोल का, जिसमें आपने पढ़ा भारत की स्थिति और आकार, ठीक है ना, मैप के साथ। फिर अब बात करें अगर, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी क्लास मेरी आती हैं वो सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं, ठीक है ना। और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा, और पेपर तक, अपने एग्ज़ाम तक लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करवा दूंगी, इसकी कोई टेंशन नहीं है। मैथ और रीजनिंग को छोड़ के सारी चीज़ें मैं करवा दूंगी। अभी मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट की है,
1-2 दिन के अंदर मैं करंट अफेयर और आपके जीएस भी स्टार्ट कर दूंगी। जीएस में मतलब आपकी हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।